कोई नहीं सर, डाउट्स इतने नहीं आ खास। रहे? नहीं नहीं सर, इतने खास तो नहीं आ रहे कोई कि पूछा जाए। अच्छा, तो मैं एक अगला क्वेश्चन जो पिछली बार बोला था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपको करा देता हूँ। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता इवनिंग है? सर। गुड इवनिंग कृष्ण। क्या होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? सर जो स्टेट के लिए क्या ना वो कमीशन बनाई जाती है ह्यूमन राइट्स की। स्टेट के लिए कहाँ है, नेशनल बात कर रहे हैं। अच्छा नेशनल, हाँ सर वो जो सर यूडीएचआर पे डिपेंड होती है। हाँ, मतलब ये ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट काम करता है। अगर आपका कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ये अथॉरिटी के पास ये पावर है कि ये आपको आपके ह्यूमन राइट दिलवा सकता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वो अथॉरिटी है जो आपके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन दी है। ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को, 1993 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। जबकि यूडीएचआर तो जब भी आ गया था, 1945 में आ गया था। लेकिन ये आते आते इतने साल क्यों लग गए हमारी कंट्री के अंदर? बोलिए। मतलब यूडीएचआर 1945 में आया, उसने तभी बोल दिया था कि सारी कंट्री जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको एनएचआरसी बनाना पड़ेगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना पड़ेगा। लेकिन हमने इतने साल लगा दिए, या हमें क्यों इतना ग्रांट मिल गया इतने सालों का? तो सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो दी हुई थी फंडामेंटल राइट्स। तो हमने ये कह दिया था कि हमें अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है जो ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं। मतलब जब ये इनके ऊपर बात चल रही थी, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात चल रही थी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय बन रहा था। हम नए नए आज़ाद हुए थे, 1947 में हमारा फ्रीडम हुआ। हमने फ्री होते ही इसकी मेंबरशिप ले ली, नेशनल मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ज्वाइन किया। नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यूडीएचआर डिक्लेयर कर दिया, बोला कि सारी मेंबर्स कंट्री इसको एनफोर्स करेंगे अपने अंदर। तो हमने ये कहा कि हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहे हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अडॉप्ट कर लेते हैं इनको। ह्यूमन राइट्स की जो आप बात कर रहे हैं, उन ह्यूमन राइट्स को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। और कौन कौन से राइट दे दिए अपने सिटीजन्स को? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी। ये हमने राइट्स दे दिए अपने सिटीजन्स को, इंडिविजुअल्स को राइट दे दिए, जिसकी वजह से हमने यूएन से ये स्पेशल परमिशन ले ली कि हमें अलग से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1993 में हमें ये बनाना पड़ा? सर मेरे ख्याल से वो कश्मीर वगैरह के तो कुछ दिक्कत हो गई थी। बहुत सारी कंप्लेंट्स जो थी वो इंडिया के अंदर से भी और नेबरिंग कंट्री से भी किसके पास जा रही थी? यूएन के पास जा रही थी कि हमारी कंट्री के अंदर वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट लॉस का, और वो वायलेशन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और जानबूझ के कर रही है। तो इस शिकायतों की वजह से एक जो इन्वेस्टिगेशन ग्रुप था उसको अपॉइंट किया गया और इंडिया भेजा गया। एक मतलब डेलीगेशन बनाया गया, उसको भेजा गया इंडिया चेक करने के लिए कि कश्मीर के अंदर ये बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। तो उसको सही पाया गया, और सही पाया गया तो इन्होंने इंडिया के लिए एक गाइडलाइंस इशू कर दी, मतलब एक एडवाइजरी इशू कर दी कि आपको अब जो है उससे काम नहीं चलेगा, आपके फंडामेंटल से आपको जो है फॉर्मल जो है बनाना पड़ेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इन्होंने उस एडवाइजरी को माना, और हमने अपनी लोकसभा के अंदर 1993 के अंदर एक बिल लेके आए, जिसके अंदर हमने प्रोविज़न रखा कि हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाएंगे और साथ साथ हम बनाएंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारा सेंट्रल बॉडी हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मेंटेन करेगी चलाएगी, उसकी कंट्रोलिंग पावर, उसके रूल्स और रेगुलेशन सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होगी, एचएसआरसी, जिसकी सारी कंट्रोलिंग पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। ऐसे कोई भी मैटर जहाँ पे वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का और स्टेट के कंट्रोल के अंदर के फैक्टर हो, तो वहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उस पर फैसला करेगा। प्रॉपर एक पूरा सिस्टम बनाया गया, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इनका जुरिडिक्शंस क्या होगा, कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ डिसाइड करा गया उसी टाइम पर। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 लेके आई थी गवर्नमेंट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना,
वो यही है। अब इसके हिस्ट्री के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो 12 अक्टूबर 1993 को ये बिल जो है वो पास किया गया था लोकसभा के अंदर, और 1995 के अंदर ये सेटअप हुआ। 2 साल लग गए थे इसको, लेकिन जब बिल पास होता है तभी से ये लॉ जो है इन्फोर्स हो गया था। लेकिन इस कमीशन को बनने में 2 साल लग गए थे करीब करीब। अब इसके अंदर और भी कुछ बताया हुआ है कि टोटल जो है 48,134। बस वही है, जो पेरिस कन्वेंशन था उसके अंदर जितने भी मैटर थे ये ह्यूमन राइट के, वो सारे इसने अडॉप्ट कर लिए थे एज अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रूप में। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब ये बना कैसे कैसे, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनके क्या रोल्स हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन कौन होता है और कौन अपॉइंट करता है इसको? चेयरपर्सन जो होता है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। किसके एडवाइस के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एडवाइस पे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइजरी के ऊपर बेस कर। इसके अलावा एक मेंबर जो होता है वो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक्टिंग जज। जो अभी जज है, रिटायर नहीं, एक्टिंग जज इसका मेंबर होता है। दूसरा मेंबर होता है इसका, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट का जो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, वो इसका मेंबर होता है। 2 पर्सन होते हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ह्यूमन राइट्स के मैटर से जुड़ी हुई। ये किसी एनजीओ के मेंबर हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है जिसको इस तरह के मैटर की थोड़ी सी नॉलेज रहती हो। इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। चेयरपर्सन, मेंबर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फॉर विच अ कमेटी नॉमिनेट द नेम्स। इस कमेटी के थ्रू ये नेम्स नॉमिनेट किए जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मेन रोल रहता है इसके अंदर। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, विपक्ष का नेता होता है वो, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा होता है वो, इसके अलावा स्पीकर और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, ये सब लोगों का इसमें रोल रहता है इसके इलेक्शन के लिए, मतलब इनके नाम को चुनने के लिए। अब फर्दर अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन जो होता है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इसका मेंबर होता है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उनका मेंबर होता है, वो इसका मेंबर होता है, इसका चेयरमैन। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस जो होता है उसका भी चेयरपर्सन जो होता है इसका मेंबर होता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है वो डिस्चार्ज ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शंस लिस्ट है, उसके लिए कुछ फंक्शंस बताए गए, कार्य करने के तरीके बताए गए। जो अब इस मेंबर को हटा कैसे सकते हैं? किसी भी मेंबर के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगता है उसको हटाना हो तो उसको हटाने की भी पूरी प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है, चेयरमैन को। उसके अलावा इस एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, अगर वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है चेयरपर्सन जो है वो रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकता है चेयरपर्सन को, और चेयरपर्सन रिमूव कर सकता है बाकी मेंबर्स को। एंगेज ड्यूरिंग हिज टाइम, sorry, during his terms of office in any other paid employment outside the duties of his office। वो कोई भी ऐसी गतिविधि में पाया गया या ऐसा कोई पेमेंट वो ले रहा है जो उसके एम्प्लॉयमेंट से अलग हट कर है, या अपनी ड्यूटीज से अलग हट के कोई वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, वो दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो भी उसको हटा सकते हैं। इफ़ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स और डिक्लेयर बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोई पागल घोषित कर दे किसी को कोर्ट, या कोर्ट उसको सर्टिफिकेट दे दे मेडिकल सर्टिफिकेट ग्राउंड पर कि वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, पागल है, अनसाउंड माइंड है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। इज कन्विक्टेड और सेंटेंस टू द इम्प्रीजमेंट फॉर एन ऑफेंस, वो दोषी ठहराया जाए और उसको जेल हो जाए, जेल की सज़ा हो जाए उसके जुर्म के लिए, कोई भी जुर्म वो कर सकता है सिविल या क्रिमिनल, तो उसमें उसको हटा सकते हैं, लेकिन ओपिनियन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। एडिशनली अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन जो होता है वो अदर मेंबर्स जो होते हैं कमीशन के उनको रिमूव कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के एडवाइस के ऊपर।
कोई भी अगर मिसबिहेव कर देता है चेयरपर्सन के साथ, तो प्रेसिडेंट से इंक्वायरी करके बात करके वो उसको हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट इज सपोज टू रेफर द मैटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। अगर प्रेसिडेंट को जरूरत महसूस होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट को मैटर भेज देता है कि इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कॉज ऑफ रिमूवल। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताती है क्यों उसको रिमूव किया गया, क्या रीज़न है। एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि और चेयरपर्सन को कि इसको हटा दिया जाए इसके मेंबर से। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या काम करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे काम इसके अंदर आते हैं, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल राइट। इसके अलावा और भी राइट्स होते हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 12 जो है यूडीएचआर का, उसके अंदर तो 1993 के अंदर जो है इंडिया में ये एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आया। उसके अंदर कमीशन बनाया गया और कमीशन को कुछ ड्यूटीज़ दी गई। तो वो ड्यूटी क्या क्या है, इंक्वायरी करना किसी भी ऐसे मैटर की जहाँ पर कन्विक्टेड हो व्यक्ति ह्यूमन राइट के वायलेशन के लिए। तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो रहा हो, अबेटमेंट ऑफ ह्यूमन राइट हो रहा हो, वहाँ पर इसका एक्शन लिया जा सकता है। जहाँ पर नेग्लिजेंस हो रही हो, प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन, मतलब कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसके लिए नेग्लिजेंस हो, या कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा काम कर रहा हो जिससे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा हो, तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इंटरवेन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग इन एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग हो, कानूनी कार्रवाई हो रही हो जिसके अंदर ऐसा कोई एलिगेशन लग जाए कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो कोर्ट के अंदर अगर वो पेंडिंग हो अप्रूवल के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रोसीडिंग अभी कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना या ह्यूमन राइट के वायलेशन से उसकी प्रोटेक्शन करना, ये जो पावर है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर है, कमीशन के पास है। यानी कि प्रिजनर्स जो होते हैं, कैदी जो होते हैं, उनके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं और उनके ह्यूमन राइट की रक्षा करने का काम भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास ही है। विज बाय इंटीमेटिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इंटीमेट करके उसके जेल को विजिट कर सकते हैं, उसके कंट्रोल के अंदर कोई भी चीज़ है उसको विजिट कर सकते हैं जहाँ पर भी ऐसा कोई मैटर हो कि ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो रहा हो और किसी भी तरह के री इन्फोर्समेंट की या रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कमीशन विजिट कर सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाएगा तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेगा तभी एंटर करेगा। कोई भी अगर रिव्यू करना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू करना है जहाँ पे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि वो इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो रिव्यू करने का काम भी ये कमीशन कर सकता है। रिव्यू द फैक्टर, कोई भी ऐसे फैक्टर को रिव्यू करना जहाँ पर टेररिज्म का मामला हो, आतंकवाद का मामला हो, लेकिन आतंकवादियों के भी कुछ ह्यूमन राइट्स है, उससे जुड़ी हुई कोई रेमेडीज़ का मामला हो, तो वो इसको रेफ़र कर सकते हैं। स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ट्रीटीज, कोई भी समझौता हो रखा है इंटरनेशनल मैटर्स के अंदर जहाँ पे राइट्स की बात हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स है, तो उनको लागू करना या उनको रिकमेंडेट करना, ये दोनों काम करने का पावर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास है। स्प्रेड करना ह्यूमन राइट लिटरेसी को, लोगों के अंदर समझ बढ़ाना कि उनके क्या ह्यूमन राइट है और वो कैसे अपने ह्यूमन राइट्स को बचा सकते हैं, तो ये काम ह्यूमन राइट कमीशन का ही है। एनकरेज करना जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एनजीओ कहते हैं, तो एनजीओज़ की वर्किंग को ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ना, ये भी ह्यूमन राइट कमीशन का काम है। अंडरटेक करना, प्रमोट करना रिसर्च को ह्यूमन राइट की फील्ड के अंदर। अदर फंक्शन कंसर्न नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट, और फंक्शंस हैं जो नेसेसरी हैं ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना गवर्नमेंट अथॉरिटी की ह्यूमन राइट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई और अथॉरिटी है, कोई ऐसा काम करती है जहाँ पर रिकमेंडेशन की ज़रूरत हो ह्यूमन राइट के लिए, तो उसको रिकमेंड करना। पब्लिक सर्वेंट्स की जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उनको लिमिटेड करना ताकि वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ना हो। इश्यूज़ ऑफ 1 ईयर लिमिटेशन पीरियड, 1 साल के लिमिटेशन पीरियड के लिए ये काम हो सकते हैं। पर्पस क्या है इसका, ये जुडिशियल बॉडी नहीं है, इसके कहने पर किसी को सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन ये क्विक रिड्रेसल के लिए कोर्ट को रेफ़र कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैटर भेज सकती है, सुप्रीम कोर्ट को मैटर भेज सकती है और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी। मतलब ये रिकमेंडेशन दे सकती है अगर कहीं पर भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो, लेकिन खुद एक्शन लेने की पावर इसके पास नहीं है। और क्या क्या है कमीशन के पास, इंक्वायरी करने की। तो इंक्वायरी करने के लिए कोई भी कंप्लेंट अगर आती है जहाँ पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो रहा हो,
तो वहाँ पर ये इसके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर 1908 के अंदर ये पावर है कि ये सम्मन इशू कर सकती है ऐसी किसी भी पार्टी को या विटनेस को जिसका काम वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट की खोज कर सकती है। रिसीविंग एविडेंस एंड एफिडेविट, कोई भी एफिडेविट रिसीव कर सकती है, कोई भी एफिडेविट रिसीव करने की इसके पास पावर है। reconciliation any public record कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करना, उसको देखने की पावर इसके पास है। इशू करना कमीशन को, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, एग्जामिन करना विटनेस को। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब, कोई और मैटर जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको ये सुन सकते हैं। मेजर ह्यूमन राइट इशू क्या क्या है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन राइट वायलेशन के साथ जोड़ के देखी जाती हैं। तो डिस्प्यूट इंडिया हैविंग द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोवेनिटी सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ह्यूमन राइट इन इंडिया आर द कंसिडर एज कॉम्प्लिकेटेड इशू ड्यू टू द कंट्रीज लार्ज साइज, कंट्री का बहुत बड़ा साइज है इसीलिए यहाँ पे कई बार कंट्रोवर्शियल हो जाता है। पॉपुलेशन, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, लैक ऑफ पुअर एजुकेशन एंड डाइवर्स कल्चर। तो क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरा पॉवर्टी चारों तरफ फैली हुई है, गरीबी, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पे कल्चर जो है सबका अलग अलग है। अब है नो बडी कैन डिनाई द होमोजीनियस मैग्नीट्यूड ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन that are taking place in our country and are having huge effect on the being. The world largest democracy is plagued by the whispered violation. Few major issues were taken by the NHRC। तो NHRC जो इश्यूज लेता है उसमें से कुछ मेजर इश्यूज हैं जो इंडिया से जोड़ के देखे जाते हैं। पहला है कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टडी के अंदर टॉर्चर करना, कैदियों को जब पकड़ा जाता है तो उनको पुलिस कस्टडी में काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन का मैटर है। राइट टू वर्क एंड द लेबर राइट, काम करने का अधिकार और जो लेबर है मजदूरी का जो अधिकार है वो। आर्बिट्रेटरी अरेस्ट और डिटेंशन, किसी को आर्बिट्रेटरी अरेस्ट करना या डिटेन करना, डिटेन मतलब रोक के रखना। एक्सक्लूसिव पावर और आर्म फोर्सेस एंड द पुलिस, पुलिस और जो आर्म फोर्सेस के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो कई कंडीशन में ह्यूमन राइट का वायलेशन भी कर सकते हैं। सेक्सुअल वायलेंस, कोई भी सेक्सुअल वायलेंस होना वो ह्यूमन राइट वायलेशन के अंदर ही आता है। चाइल्ड लेबर भी आता है इसके अंदर, ये नहीं होना चाहिए। वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, औरतों और महिलाओं के प्रति कोई भी वायलेंस हो रहा हो या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो या बच्चों के साथ हो रही हो। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेक्शन के जो राइट्स हैं उनका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा हो या उनको उनके राइट ना मिल रहे हैं तो वो भी इस कमीशन के अंदर आके शिकायत कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट कमीशन जो है ट्रूली प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को इन इंडिया के अंदर। इन इंडिया, ये छोड़ देना, पता नहीं क्या लिख गया है गलती से। द एफिशिएंसी ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कमीशन विल बी ग्रेटली इनहेंस इफ देयर डिस्कशन आर मेड एनफोर्सेबल बाय द गवर्नमेंट एज वेल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है उसको भी टाइम टाइम पर ये चेक करना होता है, कॉजेज फाइंड करने होते हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन क्यों हो रहा है। और ह्यूमन राइट के वायलेशन के लिए सबसे अच्छा है कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसी से वो करवाया जाए, जो इंक्वायरी है। तो कमीशंस आर मोर इम्पैक्टफुल, कमीशन जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल होंगे इस चीज़ से, और जो वीकनेसेस है लॉ की उसको भी सपोर्ट मिलेगा ताकि आप रिमूव कर पाए लॉ से ऐसे वीक सब्जेक्ट्स को। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंप्लीट है आपका। कुछ पूछना है इसके अंदर? सर अब अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके काम में किस तरह का अंतर है ये बताना है आपको। तो आपने कुछ पढ़ा है इसके लिए? सर इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो देखी थी, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बताया था। तो क्या समझ में आता है आपको? सर ये क्या नाम है कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है लेकिन एनजीओ के पास पावर नहीं होती, क्या नाम है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन वो क्या नाम है अवेयरनेस फैला सकते हैं एनजीओ वगैरह की, अगर आपके ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट सीधा उनको, हाँ, गवर्नमेंट सीधा डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, लेकिन एनजीओ जो है रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को,
फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर सर्विस अपनी इंक्वायरी करा के फिर डिसीजन ले लेती है। तो एनजीओज जो है उसके प्रमोशन के अंदर, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, उसके वर्किंग के अंदर जो मेन आइडिया रहता है वो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। गवर्नमेंट जो है पावर देती है इनको ताकि एनजीओ इस तरह के काम कर सकें ह्यूमन राइट के प्रमोशंस के लिए और वाइड स्पेस डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले क्या है, स्टेब्लिशिंग डायलॉग एंड पार्टनरशिप। तो एनजीओ का काम क्या है, डायलॉग इस्टेब्लिश करना और पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना। पार्टनरशिप किसकी हो रही है, गवर्नमेंट और एनजीओज की। अब डायलॉग कौन से एक्सचेंज करते हैं आपस में, क्या बातचीत करते हैं? ह्यूमन राइट मतलब गवर्नमेंट और एनजीओ क्या आपस में डिस्कस करते हैं? सर मतलब क्या नाम है ये, इसके बारे में बात करते होंगे क्या नाम है, किस तरीके से ह्यूमन इनको राइट। प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम अगर हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ह्यूमन राइट के बारे में बात करेंगे उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द ह्यूमन राइट इश्यूज। एनजीओज का काम ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करें, ढूंढ के लाएं ऐसे इश्यूज को जो ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़े हों। मतलब जो रीजंस हैं, एक्चुअल रीजंस को ढूंढना है ह्यूमन राइट वायलेशन की। और इस पे जो काम करती है वो गवर्नमेंट करती है फिर उन इश्यूज को रिजॉल्व करने का। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस राइजिंग। तो बताइए इसका एडवोकेसी करना मीनिंग क्या होता है? सर किसी भी ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को उनके बारे में क्या अवगत कराना, और मतलब क्या मतलब ना, और अवेयर उन्हें। करना या उनका हाँ। बचाव करना। तो यहाँ पर जो भी मैटर आपके ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं उन मैटर को प्रमोट करना, उन मैटर के ऊपर एक्शन लेने के लिए एडवाइस करना गवर्नमेंट को, ये एनजीओज की ड्यूटी होती है। और गवर्नमेंट की ड्यूटी है उन मैटर को रिजॉल्व करना जो एनजीओ ने रेज की है। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करना। तो मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। किसकी करेगी, आपके एनजीओज की करेगी। कोलाबोरेशन इन द लीगल एंड द जुडिशियल रिफॉर्म। जो एनजीओज होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। वो गवर्नमेंट के साथ लीगल और जुडिशियल दोनों मैटर्स के अंदर हैंडल करते हैं, दोनों मैटर को सुनते हैं। क्योंकि खाली लीगल ही सुनेंगे तो जुडिशियल मैटर रह जाएंगे, जुडिशियल सुनेंगे तो लीगल रह जाएंगे। इसलिए दोनों मैटर को जो है वो सीरियसली टैकल करते हैं जो ये कमीशंस होते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है? सर इनके पास रिसोर्सेज वगैरह कम रहते हैं, रिसोर्सेज इनके वही रहते हैं जो गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड कराती है। हम्म, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये काम करते हैं। अगला है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमन राइट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ह्यूमन राइट के ग्राउंड के लिए क्या काम करती है, मतलब किस तरह से ह्यूमन राइट के लिए काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो पहली बात तो ये है कि जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उसके लिए सारी पावर्स कंपोजिशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन काम वो देश के लिए कर रही है, जो स्टेट भी आ जाती है और सेंटर भी आ जाता है। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना होती है वो स्टेट एक्ट के अंदर होती है। इसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट जो होती है वो स्टेट करता है, नहीं गवर्नर करता है, लेकिन रिकमेंडेशन रहता है चीफ मिनिस्टर का। अगला है जॉइंट कॉन्फ्रेंस और मीटिंग। दोनों की जॉइंट कॉन्फ्रेंस क्यों होती है, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की? किस मुद्दे पर वो जॉइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे? सर मतलब गाइडेंस ह्यूमन देने के राइट्स के लिए। मुद्दे पर। हाँ हाँ, सर। मतलब कोई ह्यूमन नेशनल। राइट्स का मुद्दा आया, ह्यूमन राइट वायलेशन का मुद्दा आया, उस पर दोनों गवर्नमेंट मिलकर क्या करेंगे, जॉइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीटिंग करेंगे, उनका एक पॉसिबल सोल्यूशन निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन कमिटीज क्या काम करती हैं, कोऑर्डिनेशन कमिटीज? सर ये क्या नाम है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ानी पड़ती है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के और बीच में ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को लेकर कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं, इस दोनों को सहयोग देती हैं ताकि दोनों मिलकर काम कर सकें। अब है डेटा शेयरिंग कोलैबोरेशन। ये दोनों जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपस में एक दूसरे के साथ डेटा भी शेयर करती हैं ताकि दोनों जो हैं, दोनों का अल्टीमेटली मकसद तो एक ही है, पब्लिक वेलफेयर। तो इसलिए दोनों कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमाइज किस तरह से किया जा सके पब्लिक बेनिफिट्स। तो उसके लिए दोनों डाटा शेयरिंग भी करते हैं। अब है रोल ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के क्वेश्चन पर इन सबका क्या रोल है? तो पहला, ह्यूमन राइट कमीशन क्या काम करती है, ह्यूमन राइट कमीशन बताइए। सर जितने भी हमारे वो होते हैं क्या नाम, ह्यूमन राइट से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, उन सबको हाँ, आइडेंटिफाई करती है और उनको
वो मिलाती है, क्या नाम है उनको, जस्टिस वगैरह जो मिल उनको वो हाँ मिलाती है। अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है। अब ह्यूमन राइट कोर्ट्स क्या करती हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन के पास तो जुडिशरी पावर है नहीं, सजा वो दे नहीं सकते, सिर्फ एडवाइस करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को। इनको सजा देने का काम कौन करता है, ह्यूमन राइट कोर्ट करती है। जो भी मैटर आपका ह्यूमन राइट कोर्ट में फाइल करा देता है, यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा हो या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो जहाँ पे आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ पर आप इन कोर्ट की शरण ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज क्या होती हैं? सर ये छोटे मोटे जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वो मुद्दे होते हैं उनको देखती है। हम्म। अब है कॉरपोरेशन विद एक्सटर्नल एनजीओ ऑन द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। अब एक्सटर्नल एनजीओ वो एनजीओ होती है जो गवर्नमेंट की नहीं है, बाहर की एनजीओ है, प्राइवेट एनजीओ हैं। ये भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं। किस किस मुद्दे पर काम करती हैं? एडवोकेसी, अवेयरनेस रेजिंग, एडवोकेसी बढ़ाना मतलब बचाव पक्ष को बढ़ावा और जागरूकता बढ़ाना, रिसर्च और मॉनिटरिंग करना। मेन इनका काम क्या है, रिसर्च करना और मॉनिटरिंग करना ताकि इन फ्यूचर ये सब चीज़ें ना हो। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का मीनिंग क्या होता है? सर मतलब एक, क्या नाम है, लोगों के अंदर वो कैपेसिटी बढ़ाता है, क्या नाम है कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए वो ठीक है स्टेप ले सकते हैं, हम्म। अवेयरनेस फैलानी है एक तरीके से। अब है पार्टनरशिप कोलैबोरेशन। सर, वो क्या नाम है, गवर्नमेंट और एनजीओ का इसके अंदर कोलैबोरेशन रहता है, दोनों पार्टनरशिप में। मिलकर काम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। तो यहाँ पे एनजीओ का रोल आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जो आप मुझसे स्पेशली पूछना चाह रहे हैं, आपने पढ़ा हो, आपको दिक्कत आ रही हो पढ़ने में, समझने में, किसी और तरीके से? नहीं? तो आप जल्दी से ये बताओ कि यूडीएचआर क्या होता है। यूडीएचआर पे आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ गया, तो यूडीएचआर है क्या? सर ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट थी। इसके अंदर क्या नाम है, यूनियन ऑफ कमीशन ने, यूनियन ऑफ नेशन ने क्या नाम वो लिया था कि लोगों के जितने ह्यूमन राइट्स वगैरह के मुद्दे जो दिक्कत आ रही है लोगों को, उन सब की वो देखभाल करेंगे। हम्म। तो यूडीएचआर डिक्लेरेशन हुआ था आपका 10 दिसंबर 1948 को, 1948 को इसका डिक्लेरेशन हुआ। इसके अंदर बोला गया कि हर कंट्री इसको अडॉप्ट करेगी और हर कंट्री एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाएगी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाएगी जो ह्यूमन राइट के वायलेशन पे काम करेगा। टोटल आर्टिकल कितने हैं इसके अंदर? 30 articles. आर्टिकल्स में हमारे क्या क्या मेन मेन आर्टिकल हैं? जैसे कोई भी वायलेशन का मैटर हो ह्यूमन राइट से जुड़ा हो तो उसके लिए ह्यूमन राइट कोड बनाना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाना, प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाना, पॉलिसीज़ के ऊपर डिबेट करना, मतलब ये सारे काम आपके ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन राइट ही लिखते जाना है आपको। जो हमने ऊपर भी पढ़ा है वो सब आपके अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा हमने सिविल पॉलिटिकल राइट पढ़े थे, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट पढ़े थे, वो इसके अंदर आ जाएगा। और हमने जो डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ को अपनाते हैं यूडीएचआर, बस जो भी आपने ह्यूमन राइट के बारे में कहीं पर भी पढ़ रखा है वो सारा आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। इसका काम जो है डेवलपमेंट करना भी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट करना है। इसका देश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दी। ये तीनों क्वेश्चन आप एक बार फिर से इस तरह से कर लेना और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वही मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोई दिक्कत है आपको पढ़ने में कुछ आ रही है ह्यूमन राइट्स में तो वो पूछ रहे, वैसे धीरे धीरे भी करोगे तो भी हो जाएगा आपका। 20 को पेपर है अभी ह्यूमन राइट का, दो दो तीन तीन क्वेश्चन रोज कर लो, 2 क्वेश्चन भी कर लो तो भी हो जाएगा इजीली, क्योंकि अब तो और कुछ पढ़ना नहीं है और कोई सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना ह्यूमन राइट है क्योंकि ये लास्ट पेपर बचा है। तो 2-2 क्वेश्चन का टारगेट बना लो, रोज रोज सिर्फ 2 क्वेश्चन लर्न करने हैं। 2 क्वेश्चन रोज भी लर्न करेंगे तो ईजिली आपको हो जाएगा।